वेलकम टू आरआरबी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम डिस्कस आज करने वाले हैं अपने ज्योग्राफी के बहुत ही अच्छे चैप्टर जिसका नाम है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया फॉर द क्लास 9th। अब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इस टर्म को ही डिफाइन कर लेते हैं। इस टर्म्स को ही डिफाइन कर लेते हैं कि फिजिकल होने का मतलब क्या है। क्या अगर कोई चीज फिजिकल है तो उसका मतलब क्या है। चैप्टर नेम हमको काफी हद तक क्लियर कर देगा कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजों को समझना है। तो जब आप फिजिकल वर्ड को यूज करते हैं तो उस टाइम पर आप ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, यानी ऐसी चीजें जो वर्चुअल ना हो, एग्जिस्टेबल हो, जिनको आप अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं, उनके ऊपर चल सकते हैं। तो ऐसी जो भी चीजें होंगी वो फिजिकल कहलाएंगी। अब इंडिया में अगर फिजिकल फीचर की बात करें तो ऐसी क्या क्या चीजें होंगी। तो इंडिया, जैसे कि हम जानते हैं, बहुत ही वास्ट कंट्री है। अगर इंडिया का टोटल एरिया अगर हम देखें तो वो वर्ल्ड में 7th प्लेस रखता है, यानी टोटल वर्ल्ड लैंड परसेंट का अगर बात करें तो इंडिया के पास 2.4% लैंड है। ये नंबर देखने में भले बहुत छोटा लगे लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है। इस वास्ट कंट्री के होने के बावजूद हम ये देखते हैं कि इंडिया में एक तरह का, जिस भी रीजन में हम जाएं इंडिया में, उस रीजन की अपनी एक अलग स्पेशलिटी हमको दिखाई देती है। सपोज करिए कि आप इस पॉइंट पर हैं, और जैसा कि जानते हैं कि ये पॉइंट आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा। इस नॉर्दर्न पॉइंट से, इंडिया के मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट से अगर आप साउथ की तरफ ट्रेवल करते हैं, यानी नॉर्थ से साउथ की यात्रा पर निकलते हैं, तो आपको कैसी कैसी चीजें फील होंगी। जब आप नॉर्थ में होते हो तो आपको काफी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स दिखाई देते हैं, ठंड फील होती है। फिर जैसे जैसे आप साउथ में बढ़ते हो तो इस माउंटेनियस रीजन से आप निकलोगे तो आपको देखोगे कि आपको तराई रीजन मिलता है। तराई रीजन से जब आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत बड़ा प्लेन दिखाई देता है, एक प्लेन एरिया दिखाई देता है। उसके बाद आओगे तो आपको प्लेट्यू रीजन दिखाई देगा, और उसके बाद आप देखोगे कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया भी है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी में इंडिया के 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन किए गए हैं, जिनमें से पहला है द हिमालयन माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन की लोकेशन आप देखोगे, ये जो नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है इंडिया का, ये जो नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है जिसको मैंने ट्रांसवर्सल लाइन से सेटेड किया हुआ है, इस रीजन में हमारा हिमालय माउंटेन लोकेट करता है। तो पहला मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो द नॉर्दर्न माउंटेन्स या द हिमालय हुआ। दूसरे अगर फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करें वो है द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब प्लेन का मतलब हो गया कि समतल, फ्लैट लैंड, बहुत ज्यादा वहां पर रिलीफ हमको दिखाई नहीं देते, ठीक ना। तो जैसे ही हम इस नॉर्दर्न माउंटेन से थोड़ा सा साउथ में आएंगे तो एक बहुत ही वास्ट हमको प्लेन दिखाई देगा। इस प्लेन एरिया की खासियत यह है कि यहां पर इंडिया की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन का सेंट्रलाइजेशन हो गया है। जब हम फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस नॉर्दर्न प्लेन के जब साउथ में हम आएंगे, यानी जैसे ही विंध्य माउंटेन रेंज, उसके बाद एक रिफ्ट वैली, और उसके बाद सतपुरा माउंटेन रेंज को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, हमको हमारा प्लेट्यू रीजन मिल जाएगा। और फिर बाद में देखेंगे इस प्लेट्यू रीजन के ईस्टर्न आर्म्स पर कुछ डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस हैं, जिनको हम लोग ईस्टर्न घाट कहते हैं। इसके वेस्ट आर्म पर
कुछ कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस हैं जिनको हम लोग वेस्टर्न घाट कहते हैं। ईस्टर्न घाट इसलिए कि ये ईस्ट में लोकेट करते हैं और वेस्टर्न घाट इसलिए कि ये वेस्ट में लोकेट करते हैं। अब जब मैं माउंटेन बोल रहा हूं लेकिन लिखने में मैंने घाट्स लिखे हुए हैं, तो इस पर भी डिस्कस किया जाएगा, क्या ये सच में माउंटेन्स हैं या कुछ और हैं? क्या कोई चीज ऐसी हो सकती है जो माउंटेन्स की तरह दिख सकती है? वो हम लोग फर्दर टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में हमको एक डिजर्ट भी दिखाई देगा। ये एरिया डिजर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिजर्ट का एरिया थोड़ा सा पाकिस्तान में भी एक्सटेंड कर गया है। जब इंडियन डिजर्ट और ये एक्सटेंडेड जो पाकिस्तान में एक्सटेंड कर गया है डिजर्ट का एरिया, दोनों को साथ में प्रोनाउंस करना होगा, तो हम इसको द थार डिजर्ट कहेंगे। और जब सिर्फ इंडियन रीजन की बात करनी होगी तो इसको हम इंडियन डेजर्ट कहेंगे। तो इंडिया में एक ये हॉट डेजर्ट भी पाया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इंडिया के मोस्ट नॉर्दर्न हिस्से में जो हमारा लेह लद्दाख वाला एरिया है, वहां हमको एक और डेजर्ट दिखाई देता है। हम इसमें यह भी सीखेंगे क्या हर जगह जो अराइड लैंड होता है उसको हम लोग डेजर्ट कह सकते हैं। डेजर्ट की डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्या डेजर्ट होने के लिए सिर्फ सैंड होना जरूरी है? इन सारी बातों को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडिया के पास कुछ आइसलैंड्स भी हैं जो कि वेस्टर्न ओशन और ईस्टर्न ओशन में पड़ते हैं। जो वेस्टर्न ओशन वाला पार्ट है वो अरेबियन सी कहलाता है और जो ईस्टर्न ओशन वाला पार्ट है वो बे ऑफ बंगाल कहलाता है। तो कुछ आइसलैंड बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं और कुछ आइसलैंड जो हैं अरेबियन सी में पड़ते हैं। अब जब इंडिया का नॉर्दर्न हिस्सा साउदर्न हिस्सा देखते हैं तो आपको एक ट्रायंगुलर शेप मिलता है। इस ट्रायंगुलर शेप को पेनिनसुला कहते हैं। अब पेनिनसुला होने के लिए आइडियल कंडीशन क्या क्या होती है? क्या सिर्फ इंडिया के पास पेनिनसुला है कि दुनिया में और देशों के पास भी पेनिनसुला है? हम यह भी देखेंगे कि इंडिया एशिया के सेंट्रल में साउदर्न पोजीशन रखता हुआ है और जिसकी वजह से इंडियन ओशन के लिए काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ये कैसे ईस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज को कनेक्ट कर पाता है, इन चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, चैप्टर की स्पेशलिटी देखने के बाद अगर हम इस चैप्टर के पहले टॉपिक के बारे में बात करें तो वो है हमारा द हिमालयन। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि जो हिमालयन की लोकेशन है वो इंडिया के मोस्ट नॉर्थ में पड़ती है। अगर आप नॉर्थ से इंडिया में इंटर करने की कोशिश करेंगे तो जो सबसे पहले फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा वो हिमालयन माउंटेन है। ठीक। अब ये हिमालयन माउंटेन की जो पहली बात है कि ये जियोलॉजिकली यंग माउंटेन है। अब अगर कोई माउंटेन यंग है तो इसका क्या मतलब है? तो अगर आसान भाषा में कहें तो जियोलॉजिकली यंग होने का मतलब है कि इस माउंटेन का जो क्रिएशन है या जो निर्माण है वो अभी भी चल रहा है। ठीक। अब ये चल रहा है तो क्यों चल रहा है इस चीज को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। और स्ट्रक्चरली अगर बात करें तो ये फोल्ड माउंटेन है, यानी जियोलॉजिकली यंग होने का मतलब बताया और स्ट्रक्चरली फोल्ड होने का मतलब बताया। तो अब इसको समझा कैसे जाए? तो देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपके घर के, आपके बेडरूम से मैं पिकअप कर रहा हूं। आप बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है, आप करके देखना। आप जिस बिस्तर पर सोते हो उस पर बेडशीट होती है। ठीक। आप उस बेडशीट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर अपने दोनों हाथ रख लीजिए और फिर इन दोनों हाथों को धीरे धीरे पास लाइए। तो आप क्या देखेंगे कि आपके हाथों के बीच जो बेडशीट थी उसमें कुछ इस तरह के सिलवटें पड़ गई थी। क्या पड़ गई थी? सिलवटें पड़ गई थी। अगर आप इसको इस रीजन पे अप्लाई करो, ये जो सिलवटें हैं यही हिमालय माउंटेन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी हिमालय का जो क्रिएशन है, जो ओरिजिन है, इसी कारण से हुआ था। लेकिन यहां पर आप एक चीज समझिए
कि जो आपके दोनों हाथ हैं वो एक तरह से फोर्स हैं जो कि उस बेडशीट पर सिलवटों के लिए जिम्मेदार हैं। दोनों हाथों से आपने फोर्स लगाया, भाई पास आने के लिए आपने फोर्स लगाया। यहां पर ऐसी दो फोर्सेस कौन है जिसकी वजह से इतनी बड़ी सिलवट पड़ी कि जिसको आज हम हिमालय कहते हैं? तो बात करते हैं, इसको समझते हैं ये क्या है। देखिए, आज के समय में हमको 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं। जब आप ग्लोब देखते हैं तो आपको ग्लोब पर 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं, पर लाखों करोड़ों साल पहले ऐसा नहीं था। सिर्फ एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था। मतलब ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये सिर्फ एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, और इसी एक कॉन्टिनेंट के टूटने से ये 7 कॉन्टिनेंट्स बने हैं। तो इस जो एक कॉन्टिनेंट था इसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे। इसका नाम उस समय पैंजिया हुआ करता था, और पैंजिया के चारों तरफ एक ओशन हुआ करता था। इस ओशन को बेटा पैंथालासा कहते थे। आज के समय में हमको 4 ओशन दिखाई देते हैं। कंफ्यूजन कहीं कहीं होगा कि आपको 5 ओशन देखने को मिलेंगे, लेकिन बेसिकली ओशंस की संख्या जो है वो 4 ही है। तो ओशन था जिसको पैंथालासा कहा जाता था। जो एक ओशन लाखों करोड़ों साल पहले था उसको पैंथालासा कहा जाता था, और एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको हम लोग पैंजिया कहते थे। थोड़े समय के बाद इस पैंजिया का डिवीजन हो गया। इस पैंजिया के 2 हिस्से हो गए, और ये पैंजिया 2 कॉन्टिनेंट्स में टूटा। एक कॉन्टिनेंट नॉर्थ में था और एक कॉन्टिनेंट साउथ में था। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। जो नॉर्थ वाला कॉन्टिनेंट था इसको अंगारा लैंड बोला गया, और जो साउथ में लोकेट कर रहा था उसको गोंडवाना लैंड बोला गया। गोंडवाना लैंड कहा गया। अब समझने वाली बात यह है कि बाद में इन दोनों कॉन्टिनेंट्स का भी डिवीजन हुआ। सॉरी, अब यहां आप देख सकते हैं कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक पतली सी स्ट्रिप है जिसमें जो इन दोनों लैंड मास को सेपरेट कर रही है। तो इसको उस समय पर टेथिस ओशन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टेथिस सी कहा जाता था। यह सी बहुत गहरा नहीं था। तो उस टाइम पर जो अंगारा लैंड में रिवर्स थी या जो गोंडवाना लैंड में रिवर्स थी, वो अपना डिपोजिशन इस टेथिस ओशन में डिपॉजिट कर देती थी, टेथिस सी में डिपॉजिट कर देती थी। अब बाद में क्या हुआ कि ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड मिलकर 7 कॉन्टिनेंट्स में टूटे। तो उसी में से जो 7 कॉन्टिनेंट्स में टूटे, उसी में से ये जो इंडिया जिस पर लोकेट करता है, जिस पर वो नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा, और नॉर्थ की तरफ जब मूव करने लगा तो इसके बीच में जो भी डिपोजिशन इकट्ठा हुए थे उस पर प्रेशर बढ़ने लगा, और वो धीरे धीरे अपलिफ्ट होने लगा, जो आज हमको हिमालय के फॉर्म में दिखता है। एक थियरी और समझिए इसके बारे में, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा तो ये जो भी हमारा लिथियोस्फीयर होता है, लिथियोस्फीयर किसको कहते हैं? जिस पर सब कुछ एग्जिस्ट करता है, सब कुछ लोकेट करता है। लिथियोस्फीयर पर ही माउंटेन लोकेट करते हैं, लिथियोस्फीयर पर ही ओशन लोकेट करते हैं, लिथियोस्फीयर पर ही सब कुछ लोकेट करता है। ये एटमॉस्फेयर भी उसी लिथियोस्फीयर पर ही लोकेट करता है। अब ये लिथियोस्फीयर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। ये जो लिथियोस्फीयर है ये 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? देखिए, जो टेक्टोनिक वर्ड है उसका मतलब होता है धरती के नीचे, यानी इस अर्थ सरफेस के काफी नीचे गहराई में, ठीक है ना, जिसको आप लोग आम बोलचाल की भाषा में कभी कभी पाताल कह देते थे। तो हिंदी में इसका मतलब तो पातालीय प्लेट हुआ। तो ये पूरा लिथियोस्फीयर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती रहती है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो मूव करती रहती हैं, और इन टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है वो 3 तरह की होती है। पहले मूवमेंट को कहते हैं कन्वर्जेंट।
पहली मूवमेंट को कहते हैं कन्वर्जेंट, दूसरी मूवमेंट को कहते हैं डाइवर्जेंट, तीसरी मूवमेंट को कहते हैं ट्रांसफॉर्म। देखिए, जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी, ठीक, जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी तो इसको कन्वर्जेंट कहा जाएगा। जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ये डाइवर्जेंट हो गया। जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से फिसलेंगी इस तरह से, तो इसको ट्रांसफॉर्म कह दिया गया। तो आप समझिए कि ये जो इंडिया है ये एक प्लेट पर लोकेट करता है जिसको ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट कहते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशियन और इंडिया, ये तीनों एक ही प्लेट पर लोकेट करते हैं। और ये प्लेट नॉर्थ की तरफ यूरेशियाई प्लेट की तरफ बढ़ रही है, यानी जो ऊपर रशिया का हिस्सा है, जो यूरोप का हिस्सा है, उसकी तरफ बढ़ रही है। और इंडियन प्लेट या ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों बात एक ही है, यूरेशियाई प्लेट के करीब जा रही है। तो इस वजह से इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच का जो डिपोजिशन था, जो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के समय से डिपॉजिट हो रहा था, उस पर प्रेशर पड़ने लगा और वो अपलिफ्ट हो गया और आज हमको वो हिमालय की तरह दिखाई देता है। तो ऐसे हमारा हिमालय की क्रिएशन या ओरिजिनेशन इस तरह से हमारे हिमालय की होती है। कुछ बेसिक फीचर देखिए हिमालय के। तो अब आप समझिए कि हिमालय रन इन वेस्ट टू ईस्ट। आप देख सकते हैं इधर बेटा वेस्ट डायरेक्शन है और इधर ईस्ट डायरेक्शन है और इधर नॉर्थ डायरेक्शन है और इधर साउथ डायरेक्शन है। तो हिमालय वेस्ट से ईस्ट की तरफ रन करती है। कैसे? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। आप देखेंगे कि हिमालय यहां पर बेटा इंडस रिवर है। ये कौन सी रिवर है? इंडस रिवर है। और यहीं से एक और रिवर निकलती है, ईस्ट में फ्लो होती है, जिसको हम लोग सांगपो या ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। तो हिमालय इन्हीं दो रिवर्स के बीच में लोकेट करता है। यानी वेस्ट में बात करें तो वो इंडस से स्टार्ट होता है और ईस्ट में बात करें तो वो ब्रह्मपुत्रा तक जाता है। यानी हिमालय इन दो रिवर्स के बीच में लाई करता है, ठीक ना। और एक आर्क फॉर्म करता है। अब ये आर्क क्या है? अगर कोई सर्कल ले लो ना, अगर कोई सर्कल ले लो और इसका ये छोटा वाला हिस्सा अगर देखें तो ये आर्क है। आर्क का मतलब बेटा देखो, जो स्वॉर्ड का शेप होता है, जो तलवार का शेप होता है, उसको अगर तुम इमेजिन करो तो इस तरह से होता है ना, वो तलवार का जो शेप होता है ना, इस तरह से होता है। तो इसी शेप में हिमालय लोकेट करता है हमारे इंडिया के नॉर्थ में। तो इस वजह से कहते हैं कि हिमालय जो है इंडिया के नॉर्थ में एक आर्क क्रिएट करता है, एक आर्क का फॉर्मेशन करता है। अगर हिमालय की टोटल लेंथ की बात करें जो कि वेस्ट से ईस्ट तक होगी, वो बेटा 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर है हिमालय की टोटल लेंथ। अगर इसके अल्टीट्यूड की बात करें, अगर ऊंचाई की बात करें, तो हम अगर हिमालय के दो हिस्से करते हैं, ऐसे हिमालय के दो हिस्से करते हैं, मतलब ईस्टर्न हिस्सा और वेस्टर्न हिस्सा, मतलब हाफ के आगे ईस्टर्न हिमालय और हाफ के पीछे वेस्टर्न हिमालय। तो हम ये पाएंगे कि जो ईस्टर्न हिस्सा है वो ज्यादा ऊंचा है, यानी अल्टीट्यूड में राइज है, वो काफी ऊंचा है। और जो वेस्टर्न हिस्सा है वो ज्यादा ऊंचा नहीं है, यानी ईस्टर्न हिस्से के कंपैरिजन में वेस्टर्न हिस्से की जो अल्टीट्यूड है वो कम है। लेकिन यहीं पर अगर हम हिमालय की विड्थ की बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें, तो हम देखेंगे कि हिमालय की जो चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में हमको मिलती है वो लगभग 150 किलोमीटर मिलती है। और वहीं अगर जम्मू कश्मीर रीजन में हिमालय की चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, तो हमको 400 किलोमीटर मिलती है। इसका क्या मतलब हुआ कि हिमालय अपने वेस्टर्न हिस्से में ज्यादा चौड़ा है पर उसकी हाइट कम है। हिमालय अपने ईस्टर्न हिस्से में कम चौड़ा है लेकिन उसकी हाइट जो है ज्यादा है। तो बेटा ये हिमालय के कुछ बेसिक फीचर्स थे जिसको आपको जानना जरूरी है।
अगर आप नोट नहीं कर पाए तो आप वीडियो पॉज करके इसके फीचर्स को नोट कर सकते हैं। थैंक यू इस टॉपिक के लिए। तो हिमालय के बेसिक फीचर्स को समझने के बाद एक बात बेटा यहाँ जाननी और जरूरी है कि ये पूरा का पूरा हिमालय इंटीग्रेटेड नहीं है या एक साथ नहीं बना है। अगर हिमालय का थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस हम करें तो हम पाएंगे कि ये पूरा का पूरा हिमालय 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस से मिलकर बना है, जिसमें से जो माउंटेन रेंज नॉर्थ में लोकेटेड है, उसके बाद दूसरी इसके साउथ में लोकेटेड है और तीसरी फिर इसके साउथ में लोकेटेड है। तो जो सबसे नॉर्थ में लोकेटेड माउंटेन रेंज है हिमालय की, उसको हिमाद्री कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चा? उसको हिमाद्री कहते हैं, या उसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, या उसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, या उसको इनर हिमालय भी कहते हैं। इस हिमाद्री के साउथ में जब हम आएंगे तो हिमालय की ही एक दूसरी माउंटेन रेंज मिलेगी, जिसको हम लोग लेसर हिमालय या हिमांचल कहते हैं। लेसर हिमालय या हिमांचल कहते हैं। और उसके बाद जो तीसरी और इंडिया की तरफ सबसे साउथ में है, मतलब हिमालय के साउथ में जो आउटर माउंटेन रेंज है हिमालय की, उसको शिवालिक कहते हैं। तो इनका जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से है। अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएं तो हिमालय की जो सबसे पहली माउंटेन रेंज पड़ेगी वो होगी शिवालिक। अब शिवालिक से और ज्यादा नॉर्थ में जाएं तो लेसर हिमालय, और उससे और नॉर्थ में जाएं तो फिर हमको हिमाद्री देखने को मिलेगा। यानी हिमालय का कंपोजिशन इन 3 माउंटेन रेंजेस के मिलने के बाद से होता है। यहां पर एक बात और समझनी है कि ये 3 के 3 माउंटेन रेंजेस एक साथ नहीं बन गई हैं, ये अलग अलग समय में बनी है, पर बनने का प्रोसेस सबका सेम रहा है। सब फोल्ड माउंटेन है और सब यंग माउंटेन है। अब देखिए कैसे, तो इनकी उम्र का अंदाजा लगाने का एक सीधा सा तरीका यह है कि हिमालय की जो माउंटेन रेंज जितनी ज्यादा नॉर्थ में लोकेट करती है, हिमालय की जो माउंटेन रेंज जितनी ज्यादा नॉर्थ में लोकेट करती है वो उतनी ज्यादा पुरानी है। यानी जो हिमाद्री है उसकी एज सबसे ज्यादा है, और हिमाद्री के साउथ में जो लेसर हिमालय है उसकी एज हिमाद्री से कम है, और जो शिवालिक है इसकी एज लेसर से कम होगी और हिमाद्री से भी कम होगी। यानी इन माउंटेन रेंज में सबसे बाद में शिवालिक बना, उस शिवालिक से थोड़ा पहले लेसर हिमालय बना यानी हिमाचल बना, और उससे भी पहले जो बना वो था हमारा हिमाद्री। यानी एज को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हिमालय माउंटेन रेंजेस की एज बढ़ती चली जाएगी, और अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो हिमालय माउंटेन रेंजेस की एज घटती हुई चली जाएगी।